गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। कहते हैं कि स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर मतलब एक सीधी वायर है। हमने कंसीडर किया एक स्ट्रेट वायर एक्स वाई जिसमें करंट दौड़ रहा है आई। हमने पहली चीज क्या ली, एक स्ट्रेट वायर ली एक्स वाई जिसमें करंट दौड़ रहा है आई। ठीक है, तो हमने कंसीडर स्ट्रेट वायर कंडक्टर एक्स वाई प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग ए करंट आई। लिखना पड़ेगा इसको, कंसीडर अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। कितना करंट कर रही है कैरी? आई करंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है पी पॉइंट पर। हमने मैग्नेटिक फील्ड कहां पर देखनी है? पी पॉइंट पर। कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम हमने लेट वी कंसीडर अ करंट एलिमेंट। लेट वी कंसीडर अ करंट एलिमेंट। एक करंट एलिमेंट कंसीडर किया। हमने लिया एक पोर्शन डी। पूरी लेंथ कुछ भी हो, हमने एक करंट एलिमेंट लिया। कितना लिया? dl। कितना लिया? dl। dl उसकी लेंथ है। उस पॉइंट से p पॉइंट को मिलाया और उसकी दूरी बोली r। उसकी दूरी क्या बोली? r। और उनके बीच के एंगल को बोला मैंने थीटा। बीच के एंगल को क्या बोला मैंने? थीटा। करंट एलिमेंट और P पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया हमने R से और उनके एंगल को रिप्रेजेंट किया हमने थीटा से। ये पॉइंट हमने लिया O। ये पॉइंट क्या लिया? O। अब हमने P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। P पॉइंट से हमने क्या ड्रा कर लिया? परपेंडिकुलर। उसकी दूरी है A और ये वाला एंगल माना फाई। ये एंगल क्या माना? फाई। समझ आया कि हमने एक करंट एलिमेंट लिया, उसको पी पॉइंट से जोड़ा, उसका डिस्टेंस हमने बोल दिया r, वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, उधर का एंगल हो गया फाई, ये हो गया थीटा। ठीक है, अब बताइए अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवट लॉ। बायोट और सेवट लॉ क्या कह रहा है? बायोट और सेवट लॉ ने कहा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर। ये था बायोट सेवट लॉ का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी, उसकी वैल्यू क्या है? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा स्क्वायर। dB की वैल्यू पता चल गई, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा r। आगे अब मैंने कहा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाना चाहता हूं, dB वेक्टर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस r डिवाइड। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में ले गया तो dB की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL r डिवाइड। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में dB की वैल्यू ये है और मैग्नीट्यूड में वैल्यू ये है। ठीक है, अब ये तो हो गया बायोट सेवट लॉ। अब मैंने लिया कंसीडर क्या किया? एंगल OPC
ट्रायंगल ओ पी, और जो परपेंडिकुलर डाला है उस पॉइंट को हमने नाम दिया सी। जो परपेंडिकुलर डाला है उस पॉइंट को नाम दिया हमने सी, ओ पी, ट्रायंगल, ट्रायंगल ओपीसी। ठीक है, ट्रायंगल ओपीसी है। तो मुझे बताइए +5 इजिकल्स टू 90 डिग्री, थीटा +5 टू 90 डिग्री। थीटा और फाई किसके बराबर है? 90 डिग्री के, है ना। थीटा +5 90 इजिकल्स टू 180, क्योंकि परपेंडिकुलर डाल रखा है, तो थीटा +5 किसके बराबर बच गया? 90 के बराबर बच गया। तो थीटा लिख सकते हैं 90 - 5। थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं? 9 - 5 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 90 - 5। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन इजिकल्स टू -5, साइन 90 - 5, और साइन 90 माइनस सकते हैं cos 5 इजिकल्स टू cos 5। साइन थीटा किसके बराबर आ गया? cos 5 के बराबर। साइन थीटा आ गया हमारा। अब है हमें इन ट्रायंगल ओपीसी। ओपीसी में ही देख रहे इन ट्रायंगल, वापिस ओपीसी में मैंने कहा cos 5 किसके बराबर होगा? cos 5 मैंने लिखा a/r। cos 5 किसके बराबर लिखा? a/r। a/r का मतलब यहां पे क्या है? a तो हो गया बेस, r क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज a/r हो गया, a/r हो गया। तो cos 5 a/r। अब a/r के बाद की वैल्यू क्या होगी? तो हम लिख सकते हैं a/cos 5, r इक्वल्स टू a/, देखो cos 5 था a/r और r था a/5, r a/cos 5। ठीक है, अब दो वैल्यूज आ गई, एक तो साइन थीटा की वैल्यू निकल, r की वैल्यू dl की। उसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओपीसी, इन ट्रायंगल ओपीसी किस देख रहे हैं? ओपीसी में, इन ट्रायंगल ओपीसी में टेंजेंट फाई किस होगा? टेंजेंट फाई होगा हमारा बाय ए, क्या होगा? l/a। देख लीजिए l लेंथ किसे लिया हमने? l लेंथ, l लेंथ जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू ली है l। परपेंडिकुलर वैल्यू को लिया है l और बेस हो गया हमारा a, तो l/a हो गया टेंजेंट फाई। तो l की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं? a टेंजेंट फाई। l किसके बराबर आ गया? a टेंजेंट फाई। और इसका डिफरेंस ये d टू a secant square phi d phi। इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या? a square phi d phi। तो dl का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू phi किया तो dl इज के बराबर आ गया a phi d phi। तो हमें तीन वैल्यूज मिल गई, एक तो मिल गई dl की, कैसे है सर ये? थीटा की, और तीन वैल्यूज निकालनी होती है। किस किस की? dl, दूसरी और तीसरी हमारी निकली है आर की। इन तीनों को इस बायोट सैवर्ट लॉ में पुट करना, तीनों को किस पुट करना? बायोट एंड सैवर्ट लॉ में। तीनों को किसमें पुट करना है? बायोट और सैवर्ट लॉ की जो मैग्नीट्यूड था उसमें पुट है। तो मैं इसको तीनों को लिखता हूं, तीनों को पुट करने पर क्या? bb म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को आई रखा
अब डीएल की वैल्यू क्या है? डीएल की वैल्यू है secant स्क्वायर फाई डी फाई। डीएल की वैल्यू पुट कर दी, फिर किसकी बात थीटा की जगह क्या पुट करना है? डिवाइड बाय आर की जगह पुट करना है a बाय cos फाई का स्क्वायर। जो हमने तीनों वैल्यूज निकाली है उनको ये पुट करना है। b is equals to mu naught upon 4 pi secant स्क्वायर फाई डी, और हमने इधर वैल्यू रख दी r। जब इसकी वैल्यू रखी तो मैं एक आइडेंटिटी बताता हूं, cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर फाई होता है। ये आइडेंटिटी है कि जो क्या कहता है cos स्क्वायर फाई 1 बाय cos स्क्वायर फाई इक्वल्स टू sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर फाई है तो sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कट गया, तो dB की वैल्यू क्या निकल आई? a कैसे, तो dB की वैल्यू निकल आई और पाई I बाय a cos फाई डी फाई बचेगा। देखिए बच गया, एक तो a से a काट दिया, नीचे बच गया a स्क्वायर था तो a बच गया, और sec से 1 बाय cos स्क्वायर फाई sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई गया। ठीक है, तो बच गया क्या? 4 पाई I बाय a डी फाई। ये बच गया। तो हमने लिखा, अब ये थी हमारी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कि अगर ये तो हमने छोटे एलिमेंट की वजह से निकाला है, अब के लिए निकालना है एंगल देखना पड़ेगा। हमने पूरी वायर का एंगल देख लेते हैं। तो नीचे वाले एंगल को हम कहते हैं फाई 1, ऊपर वाले को हम क्या देते हैं फाई। हमने ये वाला एंगल क्या कह दिया? फाई 1, और इस एंगल को क्या कह दिया? फाई 2। जो लास्ट पॉइंट तक जो एंगल बनेगा वो बनेगा फाई 1, और ऊपर वाला क्या है? फाई 2। तो अपन को निकालना है पूरा, तो हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। हमने इंटीग्रेशन किया तो dB का इंटीग्रेशन हो गया b, dB का इंटीग्रेशन क्या हो गया? b इज इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई I बाय a cos फाई डी फाई। कहां से कहां तक? माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। सबसे मेन पॉइंट कि यहां पे जो लिमिट्स लेनी है वो कौन सी है? माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। नीचे वाले को हम मान रहे हैं एंगल नेगेटिव और ऊपर वाले को मान रहे हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कहां से चलता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। एंगल हम ये माने डायरेक्शन के हिसाब से अपोजिट मान रहे हैं। फिर बात करते हैं, अब इसमें से कांस्टेंट टर्म्स तो बाहर आ जाएंगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय a तो बाहर चला गया। डी फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई। क्या होता है? फाई डी फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, और साइन फाई कहां से कहां तक? माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। माइनस फाई 1 से तक एंगल कितना हो गया? माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। ठीक है, माइनस फाई 1 से फाई 2। अब मैंने कहा कि अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी पड़ेगी, तो हमने लिखा b इज इक्वल्स टू नॉट अपॉन 4 I बाय a साइन फाई 2 माइनस ऑफ साइन फाई 1, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या वैल्यू आ जाएगी? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a 1 प्लस साइन फाई 2। ये वैल्यू आ जाएगी हमारा जो पूरा मैग्नेटिक ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय a साइन प्लस साइन फाई 2। ठीक है, अब मैंने स्पेशल केस में दो केस करने हैं। इफ
point lies, if P point lies near the center, सेंटर के नजदीक होगा तो phi2 is equals to 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट है ये वाला स्पेशल केस, phi1 plus phi2 is 90 डिग्री होता है तो पुट करें तो B is equals to mu naught upon 4 pi I a sin 90 plus sin 90 प्लस तो b या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई a, b की वैल्यू आ गई 2। तो दूसरा करते हैं, इफ p पॉइंट लाइज एंड ऑफ y, i मान लीजिए या एंड ऑफ x मान लीजिए, या तो वो y के पास है या x कोई भी मान सकते हो। तो y के पास मानोगे तो y के पास माना तो phi1 is equals 0 पास मान रहे हैं तो phi1 is equals to 90 and phi2 is equals to 0। b is mu naught upon 4 pi I by a, इसमें आ गई I, that's the magnetic field pattern due to straight wire। ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न टू स्ट्रेट वायर में, लिख लेना। इसके कल न्यूमेरिकल कराऊंगा, आज इतना ही कराएंगे, ठीक है, ओके।